The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Adshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. Hello everyone, welcome back to the channel. I am Sunidhi Arya and I teach economics on this channel. अभी तक हम इस चैनल पे मैथ्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स को पढ़ रहे थे. अगर आपको मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमेट्रिक्स के किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं या पर्टिकुलर टॉपिक को भी चेकआउट कर सकते हैं. हमने बिल्कुल डिटेल्ड में हर एक टॉपिक को कवर किया हुआ है. अगर आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट, इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्टेट पीसीएस, इकोनॉमिक्स ऑप्शन, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, तो आप हमारा ऐप चेकआउट कर सकते हैं. हमारे ऐप को चेक करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. हमारे ऐप को डाउनलोड करने के बाद हमारे डिफरेंट कोर्सेज के डेमो वीडियोस और फ्री मटेरियल का आप यूज कर सकते हैं. इफ यू वांट टू टेक एनरोलमेंट इन द कोर्स तो आप ऐप के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं या जो नंबर आपको इस टाइम स्क्रीन पर दिख रहा है आप उसके थ्रू हमें अप्रोच कर सकते हैं. आज की वीडियो को शुरू करते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हमें समझना है कि जो आज की क्लास है दैट इज एन ओरिएंटेशन क्लास, यानी कि आज की इस क्लास में अगर आप एक बिगिनर है, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसने अभी अभी ये सोचा ही है कि उसको इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की तैयारी करनी है, बट उसको कोई आइडिया नहीं है कि कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या सोर्सेज फॉलो करने हैं, कहाँ से पढ़ना है, बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए, स्केड्यूल क्या होना चाहिए, रफली किस तरीके से अपने टाइम को डिवाइड करना है. आज के इस वीडियो में हम सब समझेंगे, ए टू जेड एक एक चीज आप इस वीडियो से समझेंगे. तो डिटेल में समझने के लिए पेशेंस बना के रखिए. वीडियो यूजुअल वीडियो से थोड़ा सा लंबा है, बट ट्रस्ट मी इट इज गोइंग टू बी वर्थ इट. ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि आईईएस जो एग्जाम आपने सुना होगा, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जाम. कंडक्ट कौन करता है इसको? यूपीएससी कंडक्ट करती है. ठीक है बेटा, यूपीएससी कंडक्ट करती है. एग्जाम का पैटर्न क्या है? सब्जेक्टिव एग्जाम होता है. सब्जेक्टिव एग्जाम से क्या मतलब है? दो तरह के एग्जाम होते हैं. दो तरीके के एग्जाम का मतलब एक होता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम, एक होता है सब्जेक्टिव एग्जाम. ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्या होता है? एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि आपको एक क्वेश्चन गिवन है, उसके 4 आंसर्स आपको दिए हुए हैं और उसको आपको चार में से किसी एक करेक्ट आंसर को पिक करना है, तो वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है. लेकिन ये सब्जेक्टिव एग्जाम है. इसका क्या मतलब है कि क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में, यानी कि आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसके आंसर्स आपको लिखने हैं. डिस्क्रिप्टिव भी बोलते हैं इन एग्जाम को, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम. ठीक है, सब्जेक्टिव एग्जाम है तो इसका मतलब ये है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है. ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग. अब आपका दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या होगा कि ये एग्जाम कितने फेसेस में होता है? कितने फेसेस में होता है ये एग्जाम? 2 फेस में होता है ये एग्जाम. फेस 1 जिसको हम बोलते हैं रिटन टेस्ट. फेस 2 जो कि आपका होता है पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको हम इंटरव्यू भी बोलते हैं. तो आज की इस वीडियो में हमारा जो फोकस होगा वो रिटन टेस्ट पे होगा, यानी कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि रिटन टेस्ट का सिलेबस क्या है, रिटन टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या स्ट्रेटेजी रखनी है. ठीक है, वो सब हम समझने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द सिलेबस. सब्जेक्ट्स कितने हैं और सिलेबस कितना है. रिटन टेस्ट, कितने रिटन टेस्ट होते हैं? कितने रिटन टेस्ट होते हैं बेटा? सबसे पहले होता है पेपर 1 जो कि है आपका जनरल इंग्लिश. फिर पेपर 2 जो कि है जनरल स्टडीज. पेपर 3 जो कि है जनरल इकोनॉमिक्स 1. पेपर 4
जो कि है जनरल इकोनॉमिक्स 2, पेपर 5, जनरल इकोनॉमिक्स 3rd, and then there will be last exam which is paper 6, which is of Indian economics. अब हमको देखना है कि जो सारे एग्जाम हैं वो 1 मार्क्स के होते हैं या इनके मार्क्स में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो जो हमारा पेपर 1 है जनरल इंग्लिश, ये 100 मार्क्स का होता है, पेपर 2 100 मार्क्स का होता है, पेपर 3 200 मार्क्स का होता है, पेपर 4 200 मार्क्स का होता है, पेपर 5 200 मार्क्स का होता है एंड पेपर 6 आपका 200 मार्क्स का होता है। यानी कि अगर आप टोटल देखें 1200 मार्क्स का पेपर है और 1200 मार्क्स के पेपर के लिए आपको 6 पेपर लिखने हैं। ठीक है, पहले 2 पेपर 100 मार्क्स के, इकोनॉमिक्स के पेपर जितने भी है 200 मार्क्स के। आप ये कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक्स के पेपर है वो 200 मार्क्स के हैं और जो जनरल पेपर है या तो जनरल इंग्लिश के, जनरल स्टडीज के, वो 100 मार्क्स के हैं। ठीक है, अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिटेल में सिलेबस देखते हैं, हर एक सब्जेक्ट का डिटेल में सिलेबस देखते हैं। जनरल इंग्लिश में सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एस्से लिखने के लिए आएगा, फिर प्रिसाइज राइटिंग के लिए आएगा, फिर ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के बाद क्या होगा, कुछ वर्ड होंगे जिनसे आपको सेंटेंस बनाने होंगे। ठीक है, दिस इज जनरल इंग्लिश। जनरल स्टडीज में आपसे क्या पूछा जाएगा, हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हिस्ट्री में आपके कौन कौन सी हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडीवियल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। माइंड इट, वर्ल्ड हिस्ट्री आपको नहीं पढ़नी है, हिस्ट्री। देन आपको इसमें पढ़ना है ज्योग्राफी, देन आपको इसमें पढ़ना है पॉलिटी। ठीक है, अब हम आते हैं जनरल इकोनॉमिक्स 1 के पेपर में। इसमें हमको क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमको इसको पढ़ना है माइक्रो। माइक्रो के अंदर हमको क्या पढ़ना है, कंज्यूमर थ्योरी, प्रोड्यूसर थ्योरी, थ्योरी ऑफ वैल्यू, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, और ये सब पार्ट 1 में है। फिर पार्ट 2 में आपको क्या पढ़ना है, पार्ट 2 में आपको पढ़ना है क्वांट, जिसको हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। फिर आपको पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स, फिर आपको पढ़ना है इकोनोमेट्रिक्स। ठीक है, ये क्या हो गया आपका पेपर 1। पेपर 2 में आपको क्या पढ़ना है, पेपर 2 में आपको मेजरली इकोनॉमिक थॉट पढ़ना है, मेजरली इकोनॉमिक थॉट। फिर उसके साथ में आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है, फिर इसके साथ में आपको डेवलपमेंट पढ़ना है, फिर आपको इंटरनेशनल पढ़ना है, और इंटरनेशनल के अंदर ही सब पार्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह, बीओपी, वो सब पढ़ना है। फिर बात करते हैं पेपर 3 की। पेपर 3 में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको पब्लिक फाइनेंस पढ़ना है, फिर आपको क्या पढ़ना है, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स पढ़नी है। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के अलावा आपको क्या पढ़ना है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, फिर आपको पढ़ना है स्टेट मार्केट एंड प्लानिंग, स्टेट एंड प्लानिंग बेसिकली। पेपर 6 इंडियन इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना है, ऑल डेवलपमेंट्स टिल डेट 1947 से लेके, जब से हमारा कंट्री आजाद हुआ है, 1947 से लेके अब तक जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, सर्विस सेक्टर में, बैलेंस ऑफ पेमेंट, डेवलपमेंट हिस्ट्री,
फिस्कल फेडरलिज्म, यानी कि पॉलिटिकल इकोनॉमी कैसी है कंट्री की, फिस्कल फेडरलिज्म, ये सारे और भी सारे टॉपिक हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, ये भी आपको पढ़ना है। मैं ये कह रही हूं कि इसके ये आपके मेजर हेड्स हैं, इतना आपको मेजरली पढ़ना है। और इस सब के साथ में एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि हम हमेशा भूल जाते हैं, जो कि हमको पढ़ना है, प्लस करंट अफेयर्स। तो अब हम डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि कैसे इनको करें। आपको पेपर 1 में ये सब पढ़ना है, पेपर 2 में ये सब पढ़ना है, पेपर 3 में पढ़ना है, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6। इतना समझ में आ गया कि कौन कौन सा पढ़ना है। अब हमें ये समझना है कि वो तो ठीक है, हमें सिलेबस पता चल गया, सिलेबस तो हमको यूपीएससी की साइट से भी मिल जाएगा। अब हमको ये देखना है कि हम इसको पढ़ें किस तरीके से, या फिर हमको करना क्या है। अब हम देखते हैं कि एक एक सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है। देखिए अब हमको देखना है कि जनरल इंग्लिश कैसे पढ़ी जाए। तो जनरल इंग्लिश का सबसे बेस्ट सोर्स आपके पास जो है वो है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है आपको वो भी मैं आपको बता देती हूँ। न्यूज़पेपर के जितने भी एडिटोरियल्स हैं वो आपको पढ़ने हैं। सब टीचर्स आपको कहते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और न्यूज़पेपर पढ़ना किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो उससे इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन बनेंगे। ये सच नहीं है, न्यूज़पेपर केवल इंडियन इकोनॉमी के लिए नहीं, केवल जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलेंगे कि मैम जनरल इंग्लिश के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? जनरल इंग्लिश के लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि जब हम जनरल इंग्लिश की बात करते हैं ना, तो उसमें कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं, उसमें एडिटोरियल्स होते हैं, तो वो एक आपकी एबिलिटी को डेवलप करते हैं, यानी कि आपकी जो राइटिंग स्किल है उसको डेवलप करते हैं। राइटिंग मैम आप कह रहे हैं मैम हम तो पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप ये देखते हो कि किस तरीके से एक अगले पर्सन ने आर्टिकल को लिखा है, तो आपको भी एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है। तो जब आप डेली न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे तो आपकी एक तो वोकैबुलरी अच्छी होगी, और दूसरा आपकी कॉम्प्रिहेंशन जो है वो भी सॉल्व होगा। यानी कि अगर आप एक आर्टिकल पढ़ के उसको समझ सकते हैं, आर्टिकल पढ़ के अगर आप उसको समझ पा रहे हैं, तो आप एक ऐसे को समझ पा रहे हैं। एडिटोरियल क्या होता है? एडिटोरियल एक ऐसे ही तो है, एक टॉपिक लिया हमने, उसका इन डेप्थ एनालिसिस किया, इन डेप्थ एनालिसिस करने के बाद में उसमें जो भी इश्यूज थे वो हमने लिखे, और उसके बाद में हमने क्या कर दिया, वे फॉरवर्ड लिख दिया। इतना ही तो करते हैं। दैट्स व्हाट वी डू इन जनरल इंग्लिश, राइट? जनरल इंग्लिश में हम इतना ही करते हैं। जनरल स्टडीज में हम क्या करते हैं? तो जनरल इंग्लिश के लिए सबसे अच्छा सोर्स क्या है आपका, कि न्यूज़पेपर को पढ़िए और साथ में PYQs की प्रैक्टिस करते रहिए। यानी कि जितने भी पुराने टॉपिक पे SCS पूछे गए हैं उनको लिखिए, SCS की कोट कलेक्शन कर लीजिए। वैसे अगर आप चाहते हैं तो हम हर एक टॉप सब्जेक्ट की एक अलग से वीडियो ला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। पेपर 2 में जो हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आप एंशिएंट और मिडीवियल हिस्ट्री, इन दोनों के लिए आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों के लिए आप NCERTs को पढ़िए। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की एक बुक आती है वो पढ़िए। दीज आर मोर देन सफिशिएंट। ज्योग्राफी NCERT से कीजिए, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत कीजिए। और अब आप लोग सोचेंगे कि मैम हमको GS में इकोनॉमी क्यों पढ़ना है, जबकि हमारा 200 नंबर का एक पेपर ही इकोनॉमिक्स है, हमें क्यों पढ़ना है? तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस का एग्जाम एक साथ होता है, क्योंकि जनरल स्टडीज में इकोनॉमिक्स इंक्लूड ही होता है। चाहे आप किसी भी सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जनरल स्टडीज पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स मेक्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। क्योंकि आपने तो इसको इंडियन इकोनॉमी में पढ़ लिया है, लेकिन जो स्टैटिस्टिकल सर्विस वाले बच्चे हैं, वो इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि ये आपके लिए एडवांटेज है। ये जो 20 मार्क्स का इसमें इकोनॉमी का सेक्शन आता है, इसके लिए आपको सेपरेटली कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपने इंडियन इकोनॉमी पढ़ा है वही आपको इसकी प्रिपरेशन को सफिशिएंट कर देगा। आपको सेपरेटली कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे स्टैटिस्टिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको सेपरेटली पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, पॉलिटी हो गया लक्ष्मीकांत में बेटा। इसके बाद में आपने इसको न्यूज़पेपर से कंपाइल करना है। न्यूज़पेपर से कंपाइल करने का क्या मतलब है कि जो न्यूज़पेपर में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में होते हैं, पॉलिटी को लेके होते हैं, ज्योग्राफी को लेके होते हैं, इकोनॉमी को लेके होते हैं,
वो ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप चेक करेंगे पिछले कुछ साल के आईएएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, तो सेम ही टॉपिक्स रिपीट होते हैं हर बार, कुछ नया नहीं है। एवरी टाइम दे आर रिपीटिंग द सेम इश्यूज जो कि न्यूज़पेपर में या न्यूज में बहुत ज्यादा चल रहे हैं। तो न्यूज़पेपर इन दो पेपर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो मैं पढ़ाती हूँ, हमारे पास जो दूसरे सर हैं, जो आयुष सर हैं, माइक्रो मैक्रो डेवलपमेंट इंटरनेशनल, वो सब्जेक्ट वो पढ़ाते हैं। तो माइक्रो डेवलपमेंट इंटरनेशनल की सारी स्ट्रेटेजीज वगैरह वो सोल्व कराएंगे। मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ जीएस, जनरल इंग्लिश और इंडियन इकोनॉमी, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। ठीक है, तो मैथ्स जो है, मैथ्स के लिए आप किसको रेफर कर सकते हैं? मैथ्स के लिए आप एसी चियांग को रेफर कर सकते हैं, एसी चियांग की बुक है। स्टैटिस्टिक्स के लिए आप एससी गुप्ता को रेफर कर सकते हैं। इकोनोमेट्रिक्स के लिए आप गुजराती को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका आयुष सर डिस्कस करेंगे, ये पूरा पेपर आपका आयुष सर डिस्कस करेंगे। और अब हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की। इंडियन इकोनॉमी में हम सबसे पहले एमए इग्नू के जो नोट्स हैं वो बेहतरीन सोर्स हैं, उससे अच्छा सोर्स कुछ नहीं है। एमए इग्नू के जो नोट्स हैं उससे अच्छा सोर्स कुछ नहीं है। एमए इग्नू के अलावा हम इसमें क्या पढ़ेंगे? उमा कपिला की बुक आती है, शॉर्ट वाली जो बुक आती है वो पढ़ेंगे, लॉन्ग वाली नहीं पढ़ेंगे। उसके अलावा दत्त एंड सुंदरम एक बुक आती है, आप उसको पढ़ सकते हैं। उसके अलावा न्यूज़पेपर और उसके अलावा रिसर्च पेपर्स आते हैं कुछ, आप उनको पढ़ सकते हैं। रिसर्च पेपर जिनको रिसर्च आर्टिकल्स भी कहते हैं। और उसके अलावा इंटरनेट, यानी कि इंडियन इकोनॉमी में क्या होना चाहिए, यहां लिख देती हूं मैं इंडियन इकोनॉमी का, कि हर एक टॉपिक, जितने भी टॉपिक आपके एग्जाम्स में आते हैं या फिर जो सिलेबस में गिवन है, उन सब का आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के क्या तरीके हैं, जब हमारी क्लास चलेगी वो हम बता देंगे कि किस तरीके से डेटा को इनकॉर्पोरेट करना है, किस तरीके से ऑथर्स के नाम्स को इनकॉर्पोरेट करना है, क्या क्या आपको फैक्ट डालना चाहिए, कहाँ पे फैक्ट डालना चाहिए, वो सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो हम एक ब्रॉड लेवल स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा न्यूज़पेपर्स के जो टॉपिक्स हैं उनके थीमेटिक नोट्स बनाइए। थीमेटिक नोट्स से क्या मतलब है बेटा, यानी कि थीम्स बेस्ड नोट्स। थीम्स बेस्ड नोट्स कैसे होते हैं? लेट्स से अभी बहुत ज्यादा न्यूज में श्रीलंकन क्राइसिस, तो आप क्या कीजिए, श्रीलंकन क्राइसिस पर 360 डिग्री नोट्स बनाइए और उसमें ये लिखने की कोशिश कीजिए कि किस किस इकोनॉमिस्ट ने क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि सिलेबस क्या है, लेकिन अब कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। ऐसी क्या क्या मिस्टेक्स हैं वो देखते हैं। क्या करना है वो तो बहुत बाद की बात है, सबसे पहले हमको ये समझना है कि क्या नहीं करना है। देखिए 6 पेपर है, 6 पेपर में से जो 2 पेपर हैं वो जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज के हैं। बच्चे क्या करते हैं कि ये तो इंग्लिश है, ये तो जीएस है, एंड में हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इसको स्टार्टिंग से लेकर नहीं चलते हैं, जो इन पे ध्यान नहीं देते हैं, उनके मार्क्स इनमें बहुत कम आते हैं। और क्योंकि इनमें मार्क्स बहुत कम आते हैं तो वो फिर आप कट ऑफ की रेंज पे नहीं पहुंच पाते हैं, आपका मार्क्स फाइनल, आपका नाम फाइनल पीडीएफ लिस्ट में नहीं होता है। और मैं कितने बच्चों की शीट्स देखती हूँ, कितने बच्चों के मार्कशीट्स देखती हूँ, उसमें साफ साफ वन ऑफ द मेन रीजंस जो बच्चे नहीं कर पाते हैं वो जनरल इंग्लिश एंड स्टडीज, क्योंकि वो ना उसको फिर ग्रांटेड ले लेते हैं। हमारे इंडिया में क्या है, इंडिया में टेंडेंसी है कि हम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को ना टेकन फॉर ग्रांटेड ले ही लेते हैं। तो उनको लगता है कि इंग्लिश ही तो है, एससीए ही तो है, लिख लेंगे, हिस्ट्री तो है, पढ़ लेंगे। बट ऐसा नहीं होता है। आपको डे 1 से, जब से आप प्रैक्टिस करने बैठे, जब से आप पढ़ने बैठे, आपको वीकली एक ऐसे लिखना ही लिखना है। तो वो धीरे धीरे ओवर द ईयर आपका इंप्रूवमेंट होता है। तो जो बच्चे इसको एज ए सब्जेक्ट नहीं लेते, मैं तो कहती हूँ कि आपके 4 पेपर इकोनॉमिक्स के हैं और 5वां पेपर आपको ये मानना है, क्योंकि मार्क्स तो वो आपको 5वें पेपर जितने ही दे रहा है ना। अगर आप जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज को कंबाइन कर दें
तो वो आपको 200 मार्क्स ही तो दे रहा है, जो कि आपको इकोनॉमिक्स का कोई भी पेपर दे रहा है। इकोनॉमिक्स के पहले पेपर में आप कितना पढ़ रहे हैं, माइक्रो का पूरा पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, स्टैट्स पढ़ रहे हैं, इकोनोमेट्रिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं ना। एक पूरा टॉपिक मान के क्यों पढ़ रहे हैं आप, इसको पूरा एक सब्जेक्ट मानिए ना, कि जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज हमारा एक सब्जेक्ट है, सिलेबस का पार्ट है। पहली मिस्टेक्स ये करते हैं बच्चे। दूसरी मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, इंडियन इकोनॉमी को बहुत लाइटली लेते हैं, बहुत लाइटली। उनको लगता है इंडियन इकोनॉमी कुछ नहीं है, एग्रीकल्चर के बारे में लिखेंगे। एक्चुअली दिक्कत बच्चों की नहीं है, इंडियन इकोनॉमी टीचर्स भी बहुत लाइटली लेते हैं। टीचर्स पीपीटी बना कर लाते हैं, पढ़ाते हैं और उनको लगता है हो जाएगा इससे। इंडियन इकोनॉमी पीपीटी पे पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं है। जब हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ाएंगे तो हम पीपीटी पर नहीं पढ़ाएंगे। इकोनॉमी को किस तरीके से उसमें इंटरलिंकेजेस डेवलप करने हैं, किस तरीके से बच्चे को समझाना है, किस तरीके से बच्चे का पर्सपेक्टिव आपको डेवलप कराना है, वो पीपीटीज के थ्रू नहीं होता है। तो इंडियन इकोनॉमी बच्चे को लगता है कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। हमसे पूछा जाएगा कि एग्रीकल्चर के बारे में कोई भी क्वेश्चन, हम लिख देंगे कि इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है, और फिर उसके बाद में हम लिख देंगे कि प्रधानमंत्री जल सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ऐसे 3-4 योजना के नाम लिखेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन बच्चे ये नहीं समझते हैं कि हम जनरल स्टडीज की इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। ये जनरल स्टडीज तक ठीक था, ये जितना एनालिसिस आपने किया है ना, दैट वाज फाइन इन जनरल स्टडीज। लेकिन जब आप इकोनॉमिक्स ऑप्शन की बात कर रहे हैं, जब आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की बात कर रहे हैं, जब आप एक स्पेशलाइज्ड डोमेन की बात कर रहे हैं ना, तो दिस विल नॉट सर्व द पर्पस। आपको इंडियन इकोनॉमिक्स में जो है आपका पेपर, चाहे वो इकोनॉमिक्स ऑप्शन के बच्चे हो, चाहे वो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के बच्चे हो, इस बात को समझ लीजिए। आपने जितने भी कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के पढ़े हैं, वो सब आपको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में यूज करने हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो क्यों नहीं कर रहा है, इंडिया में क्या हुआ कि इंडिया सीधा एग्रीकल्चर से सर्विस में ट्रांजिशन हो गया, बीच में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो मिसिंग हो गया। तो अब इसमें कितनी सारी ऐसी थ्योरीज हैं डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की जो डिफाई हो गई। एक इकोनॉमिस्ट की थ्योरी थी, उन्होंने बोला था कि जो ट्रांजिशन होता है वो एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग से सर्विस में होता है, ठीक है। लेकिन इंडिया के केस में तो नहीं हुआ। अब मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे लॉज हैं। ल्यूइस का मॉडल था कि जो सरप्लस लेबर है वो एग्रीकल्चर से आप उसको मैन्युफैक्चरिंग में ले आइए, कंट्री खुद ब खुद डेवलप कर जाएगा। इसके दो फायदे होंगे कि एग्रीकल्चर से डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हट जाएगा और जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाएगा। अगर इतना ही इजी था ल्यूइस के मॉडल को मानना, तो हमने क्यों नहीं किया? मतलब फिर इंडिया क्यों मैन्युफैक्चरिंग में इतना पीछे है? हैरिस टोडारो मॉडल ऑफ माइग्रेशन इंडियन इकोनॉमिक्स में कहाँ यूज होता है? कौन कौन से ऐसे मॉडल्स हैं, कौन कौन से ऐसे स्ट्रेटेजीज है प्लानिंग की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की, जो इंडिया में फिट हुई? कुछ ऐसी हैं जो इंडिया में नहीं फिट हुई, कुछ ऐसी जिनमें इंडिया ने वर्ल्ड के लिए एग्जाम्पल सेट किया। तो वो सब डिटेल में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी पीपीटी पे नहीं पढ़ा जा सकता है। एंड आई विल टीच दिस। अब आपको रेगुलरली इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर्स मिलेंगे, आप स्टे ट्यून रहिए चैनल पे, यू विल गेट टू नो कि इंडियन इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ने। पहला पेपर माइक्रो, दूसरा पेपर मैक्रो, तीसरा पेपर पब्लिक फाइनेंस, चौथा पेपर इंडियन इकोनॉमिक्स। यूपीएससी ने पहला पेपर इंडियन इकोनॉमिक्स क्यों नहीं लिखा? भाई हमारा देश है, इंडिया है, इंडियन इकोनॉमी तो सब बच्चे को सबसे पहले आनी चाहिए। माइक्रो आया ना आए, इंडियन इकोनॉमी तो आना मस्ट है। लेकिन वो इसीलिए नहीं लिखा गया बेटा, क्योंकि जब तक आपको माइक्रो के कॉन्सेप्ट नहीं पता है ना, आप इंडियन इकोनॉमिक एनालिसिस नहीं कर सकते। जब तक आपको मैक्रो के कॉन्सेप्ट नहीं पता है ना, तब तक आप उसका एनालिसिस नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई इट इज डन, ठीक है। दूसरी मिस्टेक ये है। तीसरी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो करते हैं पीवाईक्यूज को छोड़कर जाना। आपने 1000 बार, मैंने इतनी बार बोली है, 1000 बार मैं एक चीज बोल चुकी हूं कि आपने कितना भी अच्छे से पढ़ लिया हो, आपने दिन के 12 छोड़ो 18 घंटे पढ़ लिया हो, ठीक है, 5 घंटे आप सोए, 1 घंटे आपका नहाना खाना और पढ़ना, आपने इतना मेहनत की। लेकिन अगर आपको उस मेहनत को लिखना नहीं आया, अगर आपको ये समझ में नहीं आया, अगर आपको ये नहीं पता है कि कौन सा मॉडल कहाँ पे लिखना है, कौन सी नॉलेज कहाँ पे लिखनी है, कौन सा फैक्ट कहाँ पे लिखना है, तो वो वेस्ट है। यूपीएससी के एग्जामिनर्स आपके घर में आके ये नहीं देखने वाले हैं कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की है। आपका आईना है आपकी वो आंसर शीट, जो आपकी एक इमेज प्रेजेंट करेगी, जो एग्जामिनर को बताएगी कि आपने कितना पढ़ा है, कितनी मेहनत की है। तो आपकी अगर आंसर राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है, अगर आप आंसर नहीं लिख पा रहे हैं, अगर आप अपनी बात को कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, देन इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प, ठीक है। सो दिस इज
दीज आर द 3 मिस्टेक्स विच पीपल जनरली डू। अब हम इसके नेक्स्ट एस्पेक्ट पे बात करते हैं कि जो जीएस और जनरल इंग्लिश पहले आता है, तो जनरल इंग्लिश में आपको कितने मार्क्स टारगेट करने चाहिए? आपको 50 से ज्यादा मार्क्स टारगेट करने चाहिए। जीएस में आपको 60 से 70 के बीच मार्क्स टारगेट करने चाहिए। पेपर 1 में आपको 140 मार्क्स टारगेट करने चाहिए। देखिए, अब आप बोलेंगे कि मैम 140 मजाक है क्या, 70% मार्क्स आना? नहीं है मजाक। यूपीएससी में जहां पे 50% से भी कम पे 45% के आसपास तो टॉपर ही होता है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का, वहां पे मैम कैसे कह रही है कि 140 मार्क्स आ जाएंगे? क्योंकि बेटा इसका पार्ट भी पूरा का पूरा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल बेस्ड एग्जाम है ये। अगर आपने क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को समझ के फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल दिया ना, तो आपका आधा नंबर नहीं कट सकता है। सबसे ज्यादा स्कोरिंग पेपर है, ठीक है। जनरल इकोनॉमिक्स 2 में आप टारगेट रखिए 110 के आसपास का। जनरल इकोनॉमिक्स 3 में मार्क्स नहीं आते हैं, तो आप इसमें 80 के अराउंड का टारगेट रख सकते हैं। जनरल इकोनॉमिक्स 4 में आप टारगेट रख सकते हैं 110। ये प्लस माइनस 10 है, हर साल प्लस माइनस 10 ही होते हैं। और अगर 14 बच्चों ने या 15 बच्चों ने क्लियर किया है एग्जाम, तो आप इस स्ट्रेटेजी को कहीं ना कहीं देख पाएंगे। उनकी नजरों, उनकी जो मार्कशीट है कहीं ना कहीं रफली ये फॉलो होती ही दिखती है। आपने कितनी अच्छी मेहनत की है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं बनाई है, अगर आपने प्रॉपर सही टाइम पे सही मेहनत नहीं की है, तो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हेल्प करनी है, यानी कि सबसे पहली प्रायोरिटी आपको जनरल इकोनॉमिक्स 1 को देनी है, देन आपको जनरल इकोनॉमिक्स 4 को पढ़ना है, देन आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। अब बच्चे बोलते हैं कि मैम कितना घंटा पढ़ना डेली जरूरी होता है, तो डेली आप 10 घंटे पढ़िए, मोर देन इनफ है। 10 घंटे पढ़िए, 8 घंटे सोइए, बाकी के 6 घंटे आपको जो करना है वो कीजिए एंटरटेनमेंट के लिए। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो आई अंडरस्टैंड ये आपके लिए चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंजिंग है वर्किंग प्रोफेशनल के लिए। तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि डेली 6-7 घंटे निकालिए, मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में, कैसे भी जैसे भी आपका वर्क स्केड्यूल है उसके अकॉर्डिंग 6-7 घंटे निकालिए। और जो आपके बीच का डिफरेंस है ना, उसको फिर वीकेंड पे कॉम्पनसेट कीजिए। वीकेंड में फिर आपके कुछ नहीं होना चाहिए, वीकेंड में फिर आपको गर्लफ्रेंड के साथ नहीं जाना है, वीकेंड में फिर आपको दोस्तों के साथ आउटिंग पे नहीं जाना है, फैमिली के पास नहीं जाना है। जो आपका टाइम उसमें जा रहा है वर्किंग आवर्स में, उन सबको आप कन्वर्ट कीजिए अपने वीकेंड्स में, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब रफली देखते हैं कि एक साल में कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो जो आपके 12 मंथ्स हैं, लेट्स से आपके पास 12 मंथ्स हैं, आई एग्री इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, मिनिमम आपको 12 मंथ्स तो चाहिए ही चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो वेल एंड गुड फॉर यू, ठीक है। तो आपके पास 12 मंथ्स हैं, इन 12 मंथ्स को ना आप 3 फेज में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहले है फेज 1, जो कि आपका होता है 6 मंथ्स। इस 6 मंथ्स में आपको क्या करना है? फैमिलियरिटी विद द सब्जेक्ट, यानी कि क्योंकि सबने एमए किया हुआ है, इकोनॉमिक्स के पेपर में इतनी कोई डिफिकल्ट है नहीं है। एमए किया है तो भाई कुछ भी नहीं है ये, जिन लोगों ने एमए किया है। इस 6 मंथ्स में आपको क्या करना है? 10 आवर्स को आपको डिवाइड करना है 4-4-2। ये 2 आवर्स आपको डेडिकेटेडली करंट अफेयर्स और रिवीजन, ठीक है। ये जो 4 आवर्स है इसमें आपको एक पेपर पढ़ना है और इसमें आपका एक पेपर पढ़ना है, क्योंकि आपने पहले एमए की हुई है तो 6 मंथ्स में आपका इतना सिलेबस पूरा हो जाएगा। अब पेपर 1 में आप इसमें इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, जीएस ले सकते हैं, जीएस इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, वो आपकी अपनी मर्जी है कि आप किस में ज्यादा कंफर्टेबल है। देन फेज 2, ठीक है। फेज 2 क्या है आपका? जो 3 मंथ्स है उसके बाद में 3 मंथ्स में आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको PYQ सोल्व करना शुरू करना है, ठीक है। डेली 3 आवर्स आपको PYQs में देना है। PYQ किस तरीके से सोल्व करने हैं उसका एक तरीका होता है, रैंडमली सोल्व मत करना। PYQ सोल्व करने हैं और उसके बाद में आपको रिवीजन करना है, ठीक है। और साथ में ये जो रिवीजन वाला 1 आवर था ना, ये 1 आवर आपको जाएगा आंसर राइटिंग में। अगर आप पहले दिन से पहले दिन से तो आंसर राइटिंग पॉसिबल ही नहीं है, 3-4 महीने बाद भी आंसर राइटिंग शुरू करना चाहे तो आप कर सकते हैं। देन देयर इज फेज 3, जो कि आपका लास्ट 3 मंथ्स।
लास्ट 3 मंथ्स को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। पहले 2 मंथ्स में आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन यानी कि किस किस चीज़ का रिवीजन करना है आपको, सारे PYQs जो आपने यहाँ पे सोल्व किए उनको रिवीजन करना है, PYQs। और जितना भी आपका सिलेबस के आपने नोट्स बनाए हैं वो सिलेबस में आपने नोट्स बनाए, और न्यूज़पेपर के जो नोट्स बनाए वो सब, ठीक है। और लास्ट के 1 मंथ में आपको क्या करना है, लास्ट के 1 मंथ में आपको 10 आवर्स नहीं पढ़ना है, कम से कम 16 आवर्स पढ़ना है। तो लास्ट के 1 मंथ में आपको क्या करना है, डेली 2 पेपर लिखने हैं, PYQ प्रीवियस ईयर के सॉल्व करने हैं 2 पेपर 16 आवर्स में, डेली विदाउट ए ब्रेक, और बाकी रिवीजन करना है, ठीक है। तो ये ब्रॉडली आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मैंने मैक्रो लेवल का फ्रेमवर्क बता दिया है। देखिए माइक्रो लेवल का फ्रेमवर्क तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि माइक्रो लेवल का फ्रेमवर्क तो हर इंडिविजुअल के लिए अलग होगा। कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, कोई वर्किंग प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है, तो वो सबके लिए अलग होगा, उसमें कुछ भी जनरलाइज नहीं है। बट हाँ, पहले 6 मंथ्स आप फोकस कीजिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, सब्जेक्ट को कवर करने में। देन फेज 2 आप बिल्कुल स्किल पे, और ये जो लास्ट के 3 मंथ्स है ना, इसमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। कोशिश तो कीजिए यहाँ पे भी कुछ नया नहीं पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे नया पढ़ा जाएगा कहाँ पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपने सब्जेक्ट पूरे करते हुए नहीं पढ़े होंगे, लेकिन वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो आप उनको पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो केवल 10 to 20% यहाँ पे नया पढ़ने आए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़े। देखिए न्यूज़पेपर सबसे पहले कौन सा पढ़े, द हिंदू पढ़िए, बेस्ट है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि द हिंदू में क्या पढ़े। द हिंदू में आपको बिजनेस पेज में कोई इकोनॉमिक रिलेटेड न्यूज मिलती है उसको लिखिए, फैक्ट्स आपको मिलते हैं उसको लिखिए, क्योंकि फैक्ट्स आपको इवेंचुअली हेल्प करेंगे अपना आंसर सब्सटेंशिएट करने में। दूसरा एडिटोरियल, लेकिन दिक्कत यह है कि द हिंदू में डेली इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल नहीं मिलते हैं, कभी किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड मिल जाते हैं, कभी किसी और सब्जेक्ट से। डेली द हिंदू में इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल मिले, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, आई एग्री। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस है या फिर लाइव मिंट है, उन सबका ऑनलाइन जाके जो आपको आर्टिकल ऐसा लगे कि जो आपकी सिलेबस से मिलता हुआ है या इससे क्वेश्चन बन सकता है, उसको आप पढ़िए। अब इसके बाद में न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल बनाने हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट कोट्स, बुक्स, डेटा, इंटरलिंकेजेस, जितने भी आपको न्यूज़पेपर में दिखे वो सब नोट डाउन करने हैं। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के एंड में आप इस लेवल पे होने चाहिए कि आपको ये पता हो, माइंडेड, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 कुछ नहीं है, सब एक सब्जेक्ट है। इंटरलिंकेजेस आपके अंदर होना चाहिए कि आप पेपर 1 के किसी भी टॉपिक को इंडियन इकोनॉमिक्स से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, या न्यूज़पेपर में आपने कुछ पढ़ा है तो उसको आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो रफली एक फ्रेमवर्क था जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की इस फ्रेमवर्क में कि कैसे आपको आईएएस की प्रिपरेशन को शुरू करना है, कैसे। अगर आप चाहते हैं कि हम न्यूज़पेपर की डिटेल वीडियो लेकर आए, पेपर 1, पेपर 2 सब की डिटेल वीडियो लेकर आए, या फिर PYQs कैसे सोल्व करने हैं वो सब लेकर आए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम टाइम टू टाइम ऐसी वीडियोस लेते आएंगे। अगर आप हमारे इंडियन इकोनॉमिक सर्विस या इकोनॉमिक्स ऑप्शन के कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज आप हमारे ऐप को चेकआउट कीजिए एंड join our courses, enroll in our courses. We provide you the best content ever. If you like my video, please like it, share it with your friends, subscribe to the channel. Subscribe करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी वीडियो लेकर आऊँ वो जल्द से जल्द आपको मिले। Until next time, thank you so much. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you.